स्टाइल चेंज कर लें, थोड़ा सा व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, अच्छा अच्छा खाएं, गरम गरम चीज़ें खाएं। गरम मतलब जिनकी तासीर गरम है, जैसे कि मूंग की दाल होती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। इस वीडियो में हमें बात करनी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी। बेसिकली हमें अब बात करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर में, आज अस्थमा की बात करनी है। तो हम देखते हैं अस्थमा क्या होता है, अस्थमा कैसे होता है, अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है, ये सभी अब आज हमें इस वीडियो में देखना है। अगर आपने हमारा जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि उसके नोट्स आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता है जो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, EVS क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप पैरा मेडिकल में किसी भी कोर्स को कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको जितने भी पैरा मेडिकल एग्जाम्स होते हैं सबके नोट्स इस पर मिलेंगे आपको। चलिए तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अस्थमा की। अस्थमा इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। अस्थमा एक क्या है? रेस्पिरेटरी डिसीज है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से हमें अगर कोई श्वास की प्रॉब्लम है इससे हो सकता है। डेट कॉज इन्फ्लामेशन इन एयरवे, जो हमारी श्वास नली होती है, मान के चलो ये हमारी श्वास नली है ट्रेकिया, ठीक है। इस ट्रेकिया में क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? ट्रेकिया में इन्फ्लामेशन, ये अस्थमा है एक टाइप का। एंड नैरो, जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारा एयरवे है, गैस करने वाला जो रास्ता है, जो ऑक्सीजन लेने या छोड़ने वाला रास्ता है, वो क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, यानी कि अपने आप सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ कुछ डायग्राम बना हुआ हूँ, उसको आप देख लीजिए। जैसे ये है आपका ट्रेकिया, एयरवे या एयर पाइप भी इसको बोलते हैं। ये आपके क्या है? लंग्स हैं। ये क्या है? आपके लंग्स हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी नॉर्मल एयरवे या नॉर्मल एयर पाइप है, ठीक है। अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ गैस निकलने के लिए स्पेस है, बट आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये इसमें क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन। अब इसमें गैस निकलने के लिए क्या उतना स्पेस नहीं है। अगर स्पेस नहीं है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अस्थमा। क्या बोलेंगे? अस्थमा। इन्फ्लामेशन हो जाना काय में? एयरवे में। और इन्फ्लामेशन की वजह से जो स्पेस है वो क्या हो जाना? कम हो जाना। वो क्या कहलाता है? अस्थमा। बेसिकली अस्थमा दो टाइप का होता है, एक्सट्रेंसिक अस्थमा और इंट्रेंसिक अस्थमा। बेसिकली अस्थमा कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका एक्सट्रेंसिक अस्थमा है वो क्या होता है। दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू इनहेलेंट एलर्जेंस, इज आल्सो कॉल्ड एट्रोपिक अस्थमा। इसको क्या? एट्रोपिक अस्थमा भी कहते हैं। किसको? एक्सट्रेंसिक अस्थमा को क्या कहते हैं? एट्रोपिक अस्थमा भी कहते हैं। ये कैसे होता है? जब कोई एलर्जेंस के प्रति, जब कोई हमें एलर्जी होती है, जो हमें उसके पार्टिकल्स जिससे हमें एलर्जी हो रही है उसके प्रति क्या हो जाता है? ये हाइपर
रिएक्टिव हो जाता है, हाई रिएक्टिव हो जाता है, तो क्या हो जाता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा हो जाता है। मान के चलो हमें क्या है, हम डस्ट में जा रहे हो, हमें डस्ट से क्या है, एलर्जी है, तो हम देखते हैं हमें थोड़ी सी भी कहीं डस्ट की पार्टिकल हमें ऐसे दिख जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमें नोजिया वगैरह, सिकनेस मोशन वगैरह होने लगता है। ठीक है, हमें ये कह सकते हैं जो कफ वगैरह, कफ वाली प्रॉब्लम होती है, या कहते हैं ना छींकना या छींक टाइप की ना एलर्जी होने लगती है। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा की। ये क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अस्थमा, इस प्रकार का अस्थमा है जिसमें क्या होता है, इन विच कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सच एज एक्सरसाइज, एस्पायरिंग, ब्रोंकाई और इरिटेशन। मान के चलो कि ये ऐसा अस्थमा है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें हमें क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगे, तो क्या है वो इंट्रिंसिक अस्थमा है। ऐसा कह सकते हैं जो हमारी बॉडी से अंदर से हो वो इंट्रिंसिक अस्थमा, और जो बॉडी में बाहर किसी एलर्जन के थ्रू हो वो क्या है, बाहर किसी क्या के थ्रू, एलर्जेंस के थ्रू, वो क्या है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा। इसमें कुछ सब टाइप्स भी हैं, जैसे कि एट्रोपिक अस्थमा, नॉन एट्रोपिक अस्थमा, ड्रग इंड्यूसिंग अस्थमा और ऑक्यूपेशनल अस्थमा। इसमें अपन समझ सकते हैं जो एट्रोपिक अस्थमा है, किसी भी एलर्जेंस के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी दिखाना या हाईली रिएक्टिविटी दिखाना, क्या होता है, एट्रोपिक अस्थमा। और नॉन एट्रोपिक अस्थमा क्या है, इसमें किसी भी एलर्जेंस के प्रति क्या होता है, किसी भी एलर्जेंस के प्रति कोई भी एलर्जी शो नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होने लगता है, सफोकेशन होने लगती है। ये क्या है, नॉन एट्रोपिक अस्थमा। उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। अब ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा वो कहलाता है कोई हम मेडिकेशन ले रहे हैं उससे हमें क्या हो, अस्थमा की शिकायत हो जाए, वो क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। उसके बाद बात करें ऑक्यूपेशनल अस्थमा की, तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्या है, जब हमें किसी काम को करते हुए अस्थमा की शिकायत हो जाए वो क्या है, ऑक्यूपेशनल। जैसे कि जो हमारे वुड कटर भाई लोग होते हैं जो लकड़ियों का काम करते हैं या जो कोई केमिकल वाला काम करता है, उनको ये शिकायत देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ये क्या है, आपका ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या है कि इटियोलॉजी की, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। वैसे तो हमने रीजन देख लिए हैं और भी देख लेते हैं। मान के चलो हमें कोई जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई केमिकल फैक्टर्स भी हो सकता है। ठीक है, इंडो एलर्जेंस भी, जैसे मान के चलो हम अंदर हैं और डस्ट पार्टिकल यहाँ है, बहुत धूल मिट्टी है, तब भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आउटडोर हो सकता है, बाहर कोई मान के चलो कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ से बहुत ही केमिकल्स वाली क्या हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, या कहीं लकड़ियों का काम चल रहा है या डस्ट पार्टिकल है, तो उस वजह से आउटडोर से भी हो सकता है। तम्बाकू खाने से या तम्बाकू का स्मोकिंग करने से हो सकता है, पोल्यूशन से हो सकता है, ठंडियों में भी हो सकता है, कोल्ड से भी हो सकता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इनसे भी हो सकता है। अब इसकी बात कर लें पैथोजेनेसिस कैसे हो रहा है। जैसे कि कोई भी ट्रिगर फैक्टर आया किसी भी रीजन से, क्या हो, हमारे जो ईयर है उसमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, और जो हमारी ईयर है वो क्या हो जाए, नैरो हो जाए, उसमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, वो क्या हो जाए, नैरो हो जाए, जो कि क्या हो जाए, जिनमें म्यूकस आ जाए, स्वेलिंग हो जाए। जब म्यूकस आ जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या है, जो हमारी ईयर है वो नैरो हो जाएंगी, समझ पा रहे हैं ना आप। उसके बाद जब नैरो हो जाएंगी
तो विचिंग मतलब गड़गड़ाहट, कफिंग, सांस लेने में समस्या, छाती में टाइटनेस, भारीपन सा होने लगेगा, वो क्या कहलाता है आपका अस्थमा। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण की, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। कफिंग, खांसी आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, गड़गड़ाहट होगी, उसके बाद टाइटनेस ऑफ चेस्ट, छाती में भारीपन सा लगेगा, जलन भी हो सकती है छाती में, ठीक है, और नाइट में कफ भी हो सकता है, एट नाइट आपको वॉशरूम भी जाने को मतलब ऐसा लग सकता है, और हो सकता है कि आपको स्लीपिंग में भी प्रॉब्लम हो, या किसी डस्ट पार्टिकल के प्रति आप हाइपर सेंसिटिव हो। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। इसमें क्या रहता है, अंडरस्टैंड द डिजीज एंड बिल्ड सेल्फ फिटनेस। सबसे पहले तो बीमारी को समझ लें और अपनी जो फिटनेस है उसको क्या करें, बढ़ाएं। स्मोकिंग को छोड़ दें, ठीक है, जो भी एलर्जेंस हमें पता है कि इससे हमें एलर्जी है उस चीज को हम छोड़ दें। उसके बाद ऐसे ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन, एनसेड्स वगैरह जो ड्रग्स हैं उनको भी छोड़ दें। हो सकता है इनसे एलर्जी हो रही हो, और भी कई रीजन हो सकते हैं, किसी को वाटर से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पॉल्यूशन से एलर्जी होती है, किसी को ठंडी से एलर्जी होती है, किसी को डॉग से एलर्जी होती है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इन चीजों को वो छोड़ दें। उसके बाद लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, थोड़ा सा व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, अच्छा अच्छा खाएं, गरम गरम चीजें खाएं। गरम मतलब जिनकी तासीर गरम है, जैसे कि मूंग की दाल होती है उसको लें। अगर आप मान के चलो वेजिटेरियन हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ले सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो चीज़ें जो गरम होती हैं। अगर आप मान के जो डाइटरी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो छोड़ दें। अगर आप मान के चलो मिल्क ले रहे हैं तो वो भी हल्दी वाला मिल्क लें, और उसको भी गर्म करने के बाद, क्योंकि दूध से भी क्या होता है, अस्थमा की शिकायत हो सकती है। उसके बाद बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल मेडिकेशन, जिनका लंबे टाइम तक हमें यूज होना करना है, वो ड्रग्स जैसे कि इनहेलर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, ये है आपका फ्लूटिकासोन, ब्यूडिनाइड, ब्यूडिसोनाइड, मोमेंटोसोन और बिग्लोमेथासोन, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं। उसके बाद ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफायर, जैसे कि आपके क्या रहते हैं, मोंटेलुकास्ट वाले ड्रग, ये मोंटेलुकास्ट और जेफरलुकास्ट, ऐसी बहुत सी ड्रग हैं। उसके बाद थियोफाइलिन, एटियोफाइलिन, काफ़ी ड्रग आती हैं, ब्रोंकोडाइलेटर भी। जैसे अब कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं जो शॉर्ट टर्म क्या दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, उसके बाद ही क्या होते हैं, फिर एक्शन नहीं दिखाते हैं। और तो उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि सालमेट्रोल और फॉर्मेट्रोल। क्विक रिलीफ, जो जल्दी हमें आराम दें, वो भी कुछ टाइम के लिए। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, कौन से बीटा एगोनिस्ट, जैसे कि एल्ब्यूटेरॉल और लेब्यूटेरॉल। उसके बाद इप्राटोपियम ब्रोमाइड, ये क्या है, एक ब्रोंकोडाइलेटर है। उसके बाद एलर्जन जो जिनसे हमें एलर्जी हो रही है वैसी मेडिकेशन, तो इसमें हम बेसिकली क्या लेते हैं, सेट्राइन का यूज करते हैं बेसिकली। ये थ्रोमाइसिन वो भी ले सकते हैं अपन, एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, और भी ड्रग लेते हैं, लेकिन जो भी ड्रग लें अपने डॉक्टर की सलाह से लें। ओके गाइस, ये आपका अस्थमा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूँ।
टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहाँ EVS क्लासेस सर्च कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जाते हैं तो हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसके वहाँ जाइए, आप प्रोफाइल में जाइए यूट्यूब की, उसमें लिंक मेंशन की गई है, तो वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। कि भाई गाइस, थैंक यू, लाइक and subscribe and share my video to your friends. Okay guys, thank you, thanks to watching my video, thank you। ऐसे ही सपोर्ट बना रखें गाइस, थैंक यू।